वेलकम दोस्तों, मैं सीए नितिन गुरु लेकर आ गया हूँ एक और रिवीजन वीडियो आपके सीए फाइनल की रिवीजन सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड चैप्टर के बारे में। क्विक रिवीजन करेंगे, पर पहले कुछ बातें मैं कर लूँ। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक भी कर देना। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप इन वीडियोस को अपने स्टेटस में लगा के मेरे साथ इमेजेस शेयर करते हो, अपने अलग-अलग ग्रुप्स पे, चैनल्स पे इन वीडियोस को शेयर करते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। इन वीडियोस में आप चाहे हमसे पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, सभी को फ़ायदा मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे म्यूचुअल फंड के सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्विक मैनर में। यानी मैं कंसेप्चुअली आपको तैयार कर दूँगा, इसके बाद आप प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और जल्दी-जल्दी उन्हें समझ सकते हैं। आइए बातचीत करते हैं म्यूचुअल फंड चैप्टर की। देखिए म्यूचुअल फंड क्या होते हैं ये बात तो हम सब लोग जानते हैं। म्यूचुअल फंड में हम जैसे हज़ारों लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड हाउस को देते हैं। म्यूचुअल फंड हाउस ट्रस्ट की फॉर्म में रजिस्टर होता है। म्यूचुअल फंड हाउस उस पैसे को किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देता है जो कि म्यूचुअल फंड की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो पैसा को सँभालने का काम करती है। उसके अंदर एक फंड मैनेजर होता है, जो कि एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होता है, पढ़ा-लिखा व्यक्ति होता है, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है। वो हमारे उस पैसे को, कंबाइंड पैसे को, सिर्फ़ मेरे पैसे को नहीं, हम सबके पैसे को कंबाइन करके मार्केट में इन्वेस्ट करता है एज़ पर द प्लान। प्लान कुछ भी हो सकता है। जब हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगवाया था, तब हमने लार्ज कैप में लगाने की बात की थी, मिड कैप में लगाने की बात की थी, इक्विटी में लगाने की बात की थी, बॉन्ड में लगाने की बात की थी। जो हमारा प्लान था म्यूचुअल फंड को जो सिलेक्ट करते हुए, उसी प्लान के अकॉर्डिंग वो पैसा इन्वेस्ट करेगा मार्केट में। फिर मार्केट में जब वो पैसा इन्वेस्ट होगा, वो पैसा पैसा कमाएगा, उसकी अर्निंग, उसकी वैल्यूएशन से हमें बेनिफिट मिलेगा। फिर हमारे जो हमने म्यूचुअल फंड में जब पैसा दिया होता है, तो हमारे जब हम यूनिट्स खरीदते हैं, जब पैसा देते हैं तो उसके बदले में हमें यूनिट्स मिलते हैं। तो उन यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती रहती है। समय के साथ-साथ जैसे-जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट्स की अर्निंग्स आती हैं, तो या तो वो अर्निंग हमें कैश में थोड़ी-थोड़ी देते रहते हैं, नहीं देते हैं तो हमारी एनएवी बढ़ती रहती है, नेट एसेट वैल्यू बढ़ती रहती है। तो पहला सवाल यही उठता है कि म्यूचुअल फंड की एनएवी क्या होती है? यानी व्हाट इज़ एनएवी फॉर अ म्यूचुअल फंड जिसे हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। इसके ना कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, हमने म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दिया, तो जो हमारा पैसा है, उस पैसे से म्यूचुअल फंड हाउस ने मान लो हम सब लोगों के हज़ारों लोगों के पैसे इकट्ठे करके 5,000 करोड़ इकट्ठे हो गए म्यूचुअल फंड हाउस के पास। तो इस म्यूचुअल फंड हाउस ने जब इस फंड मैनेजर ने इस पैसे को इन्वेस्ट किया होगा, तो इससे एसेट्स खरीदे होंगे। यानी इस पैसे को इक्विटीज़ में लगाया होगा, बॉन्ड्स में लगाया होगा, कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा। कुछ पैसा रिसीवेबल्स में होगा, यानी कुछ पैसा ऐसी जगह लगाया होगा जहाँ से कमाई आनी है। भई अगर हमारे पैसे से किसी कंपनी की इक्विटी शेयर्स खरीदे, उस इक्विटी शेयर पे डिविडेंड आना है, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, मान लो डिबेंचर्स खरीदे, उन पे इंटरेस्ट आना है अभी, रिसीवेबल्स हैं। कुछ और अक्रूड इनकम्स हो सकती हैं, डिविडेंड की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में। कोई अदर एसेट हो सकते हैं, जैसे ऐसा थोड़ी ना है कि सारा का सारा पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगा दिया होगा। कुछ पैसा लिक्विड भी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर अचानक से कोई यूनिट होल्डर पैसा वापस माँगने आया कि मेरा पैसा लौटाओ, तो उसके लिए कुछ पैसा स्पेयर रखना पड़ता है कि हाँ भाई, लिक्विड एसेट्स में रखते हैं, तो वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी कुछ पैसा लगाया हुआ होगा। साथ ही साथ में क्लोजिंग कैश भी पड़ा होगा। यानी आप ऐसे समझो कि हम लोगों ने जो पैसा म्यूचुअल फंड को दिया, वो अलग-अलग एसेट्स में लगा हुआ होगा। है ना? तो जब उन अब सभी एसेट्स की वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये तो टोटल एसेट बन जाएँगे। लेकिन उसमें से कुछ लायबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, वो माइनस किए जाएँगे। यानी हमने जो पैसा म्यूचुअल फंड को दे रखा है, उसमें से कुछ खर्चे माइनस भी किए जाएँगे। कौन से? तो जैसे हमने कहा क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब इसे समझो कि ये क्या है? हमने पैसा दिया म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड ने वो पैसा लगाया इन्वेस्टमेंट्स में, सिक्योरिटीज़ में। उन सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू। तो जो मार्केट वैल्यू है उन इन्वेस्टमेंट्स की, उन सिक्योरिटीज़ की जिसमें हमारे म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा रखा है। फिर कुछ रिसीवेबल्स हो सकते हैं जो म्यूचुअल फंड को कहीं से पैसा मिलना है। अदर अक्रूड इनकम्स हो सकती हैं डेली बेसिस पे। सर ये डेली बेसिस पे क्यों देखी जाती हैं? इसका रीज़न भी मैं बताऊँगा। क्योंकि एनएवी डेली निकाली जाती है। यानी हर दिन जिस दिन मार्केट ओपन होती है उस दिन मार्केट जब क्लोज़ होगी उसके बाद उसकी एनएवी निकाली जाएगी। यानी हर रोज़ इन एसेट्स की टोटल वैल्यूएशन करके देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड की टोटल वैल्यूएशन कितनी है और उसे डिवाइडेड बाय यूनिट्स करके पता लगाया जाता है कि एक यूनिट की नेट एसेट वैल्यू कितनी है। यानी एक देखो, म्यूचुअल फंड में शेयर्स नहीं होते,
म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमें शेयर्स नहीं मिलते, म्यूचुअल फंड में यूनिट मिलते हैं। आप यूनिट को शेयर के बराबर ही मानो। तो हर एक यूनिट की रोज़ वैल्यू बतानी होती है। म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो रोज़ वैल्यू बताएगा निकाल के। इसीलिए डेली बेसिस पे अक्रूड इनकम ऐड होती है। जैसे-जैसे एक-एक दिन आगे बढ़ता जाएगा, उतना-उतना इंटरेस्ट अक्रू होता जाएगा कंपनी हमारे लिए। अगर हमने बॉन्ड में पैसा लगा रखा है, तो हर दिन का इंटरेस्ट हमें अक्रू होता जाएगा, वो भी ऐड होता जाएगा। फिर क्लोजिंग कैश बैलेंस, फिर अगर हमने कोई लायबिलिटीज़ देनी है, हमने मतलब म्यूचुअल फंड ने, कोई लायबिलिटीज़ पे करनी है, कोई एक्सपेंसेस देने हैं, कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, तो वो सब माइनस करो। तो देखो ये थे टोटल एसेट। टोटल एसेट में से जब लायबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं, तो बन जाती है नेट एसेट। ध्यान रखो, टोटल एसेट में से ये टोटल एसेट ऑफ म्यूचुअल फंड है। ये क्या है? ये टोटल एसेट ऑफ म्यूचुअल फंड है। इसमें से जब लायबिलिटीज़ माइनस कर देते हो, तो जो बचेगा, वो बचेगा आपके पास नेट एसेट। वैल्यू ऑफ द स्कीम, यानी जिस स्कीम में हमने पैसा लगाया उसकी टोटल वैल्यू। शुरू में हम सब लोगों ने मिला के 5,000 करोड़ लगाए थे। हो सकता है कि अब जब हम वैल्यू कर रहे हैं, मान लो 1 साल बाद वैल्यू कर रहे हैं, अब उसकी वैल्यू 7,000 करोड़ हो चुकी है। यानी जो हमने 5,000 करोड़ लगाए थे, वो अब बढ़ते-बढ़ते-बढ़ते 1 साल में 7,000 करोड़ पे पहुँच चुका है। तो उसे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट, कितने यूनिट्स म्यूचुअल फंड ने इश्यू कर रखे हैं, कितने आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं, उनसे डिवाइड कर दो। आपके पास हर एक यूनिट की एनएवी आ जाएगी। हर एक यूनिट की एनएवी आ जाएगी। ये बात समझने की है कि हर स्कीम की अलग-अलग एनएवी निकलती है। जैसे आईसीआईसीआई, है ना? अब आईसीआईसीआई की वेबसाइट पे अगर आप जाओ तो 20-30 म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे, म्यूचुअल फंड स्कीम दिखेंगी, तो सबकी अलग-अलग एनएवी निकलेगी। उन सबकी मिलाकर आईसीआईसीआई एनएवी नहीं निकाल सकता, क्योंकि उन 30 की 30 स्कीम्स में अलग-अलग लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। मैंने जिस स्कीम में किया है, मुझे उसकी एनएवी पता होनी चाहिए, ठीक है? अब इसमें जनरल नॉलेज की बात समझो कि प्राइस कौन-सा लेते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस नहीं लेते। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है ना, वो कभी-कभी अचानक हाई या अचानक लो हो सकता है, आर्टिफ़िशियल हो सकता है, इसीलिए क्लोजिंग मार्केट प्राइस लेते हैं। यूजुअली जो प्राइस लिया जाता है, वो आखिरी के 30 मिनट की एवरेज के हिसाब से निकाला जाता है। ये हमारे करिकुलम में निकालने के लिए नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। इसीलिए क्लोजिंग मार्केट प्राइस को ट्रीट किया जाता है, लास्ट ट्रेडेड वैल्यू को, लास्ट ट्रेडेड प्राइस को नहीं यूज़ किया जाता है। जैसे मार्केट मान लो 3:30 बजे बंद हुई, तो 3:30 बजे जो आखिरी का प्राइस था, मान लो 3:29 59 सेकंड पे जो प्राइस था, उसे नहीं लिया जाता। पिछले आधे घंटे की एवरेज को लिया जाता है, क्योंकि अगर कोई मैनिपुलेट भी करेगा, अगर कोई प्राइसेस को अचानक से इन्फ्लेट या डिफ्लेट भी करने की कोशिश करेगा, तो भी वो आखिरी मोमेंट के प्राइस को कर सकता है, बट पूरे आधे घंटे तक तो नहीं कर सकता ना, इतने हज़ारों शेयर्स हैं। हज़ारों शेयर्स को 30 मिनट तक तो आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते ना, इसीलिए यूजुअली जो प्राइस लिया जाता है, वो क्लोजिंग मार्केट प्राइस लिया जाता है, एवरेज ली जाती है, बट इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ जो हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनके लिए क्लोजिंग मार्केट प्राइस को ट्रीट किया जाता है। पर जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, अब क्योंकि वो अनलिस्टेड है, तो मार्केट में तो ट्रेड हो नहीं रही, स्टॉक मार्केट में तो नहीं हो रही, मार्केट में हो रही है, आम मार्केट में हो रही होंगी, खरीदी-बेची तो जा रही होगी, लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं हो रही। अब क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं हो रही, इसीलिए उसकी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन तो हम मानते हैं कि जस्टिफाइड होगी। आप ये मान के चलते हो कि भरोसेमंद होगी, बट क्योंकि अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटी है और स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं हो रही, तो उसकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं होती। इसीलिए उसकी मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू व्हिचएवर इज़ लोअर को लिया जाता है। हमेशा याद रखना, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू व्हिचएवर इज़ लोअर को एक्सेप्ट करेंगे। थोड़ा प्रूडेंट रहते हैं, आपको ये बात तो पता ही है, हर चीज़ की वैल्यूएशन में थोड़े से प्रूडेंट रहते हैं। यानी इस बात को समझो, हमने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, अगर हमारे म्यूचुअल फंड ने वो पैसा लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में लगाया है, तो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का कौन-सा वाला दाम देखा जाएगा? जो कि क्लोजिंग मार्केट प्राइस है, यानी लास्ट 30 मिनट की जो एवरेज प्राइस है, वो हमें निकाल के दी होगी, हमें लिख के दी होगी, हमें कभी कैलकुलेट नहीं करनी होगी वो, ठीक है ना? तो अगर हमारे म्यूचुअल फंड ने पैसा लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में लगाया है, तो जो क्लोजिंग मार्केट प्राइस है वो देखा जाएगा कै वैल्यूएशन के वक़्त पे। और अगर वो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया है, सोचो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया हुआ है, तो उनकी मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू व्हिचएवर इज़ लोअर को देखकर वैल्यूएशन की जाएगी यहाँ पे। कैसे? कितनी सिक्योरिटीज़ हैं ये देखा जाता है और उनका मार्केट प्राइस देखा जाता है, या बुक वैल्यू व्हिचएवर इज़ लोअर इन केस ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़। क्या कहा मैंने, रिपीट करना, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ इनटू क्लोजिंग मार्केट प्राइस, ये लिया जाता है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के केस में। अनलिस्टेड के केस में नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ इनटू क्लोजिंग मार्केट प्राइस, या फिर बुक वैल्यू व्हिचएवर इज़ लोअर को ट्रीट किया जाता है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ के केस में। ठीक है जी? अब हम इसी के बारे में एक चर्चा और कर लेते हैं। जैसे सोचिए कि अगर हमें कभी-कभी क्लोजिंग मार्केट प्राइस सिक्योरिटी का नहीं दिया होता,
लेकिन इंडेक्स की वैल्यू दी होती है, तो वो चाहता है कि इंडेक्स की वैल्यू से क्लोजिंग मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी डिराइव करो। कैसे होगा देखो, जैसे सोचो कि 1 अप्रैल 2020 को शेयर का प्राइस था 100 रुपए और इंडेक्स थी 12,000, लेकिन 2025 में शेयर की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन इंडेक्स पहुंच चुकी है 32,000। अगर हम ये अज्यूम करें कि इंडेक्स सेम रेशियो में अप्रिशिएट कर रही है, अगर हम ये अज्यूम करें कि इंडेक्स सेम रेशियो में अप्रिशिएट कर रही है, जिस रेशियो में इंडेक्स अप्रिशिएट हुआ है उसी रेशियो में शेयर अप्रिशिएट होगा, तो शेयर को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 रुपए का शेयर अगर 12,000 रुपए की इंडेक्स वैल्यू के टाइम पे था, तो अब कितने का होगा शेयर जब 32,000 रुपए की इंडेक्स वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको शेयर का दाम पता लग जाएगा। अब ये वो तरीका है जब शेयर का प्राइस ना पता हो लेकिन इंडेक्स की वैल्यू पता हो और क्वेश्चन ये अज्यूम कर रहा है कि हमें कैलकुलेशन करनी है। देखो मेरी बात को समझो, यानी हमारे म्यूचुअल फंड ने किसी सिक्योरिटी में पैसा लगाया, लेकिन सिक्योरिटी का क्लोजिंग मार्केट प्राइस हमें नहीं पता। 2-4-5 साल पुराना हमें प्राइस पता है, लेकिन 5 साल पुरानी इंडेक्स की वैल्यू और करंट इंडेक्स की वैल्यू है, तो वो हिंट ही इस बात का है कि इंडेक्स की वैल्यू से प्रोपोर्शनेट करके प्राइस डिराइव करो। यानी अगर इंडेक्स की वैल्यू 2.6 टाइम्स बढ़ गई है, तो शेयर का प्राइस भी 2.6 टाइम्स बढ़ गया होगा। उसी की प्रोपोर्शन में आप प्राइस निकालो। हम ये अज्यूम करेंगे कि शेयर भी इंडेक्स की रेशियो में ही इंक्रीज हुआ है। अब ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। ये बातें आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि क्यों इतनी छोटी बातें सर बता रहे हैं? क्योंकि ट्रस्ट मी, इन छोटी-छोटी बातों की वजह से ही क्वेश्चन खराब होते हैं। क्वेश्चन में कोई बहुत टफ बात थोड़ी ना आएगी, छोटी-छोटी बातें ही इंक्लूड करके, ऐड करके वो एक भारी क्वेश्चन बनाएगा आपके लिए। समझे आप मेरी ये बात? परफेक्ट। आगे देखते हैं। देखिए, आप ये समझो मार्केट में तो हज़ारों कंपनीज़ लिस्टेड होंगी। मान लो 5,000 कंपनीज़ लिस्टेड है। मान लो कि इंडियन मार्केट में 5,000 कंपनीज़ लिस्टेड है। अब 5,000 कंपनीज़ 5,000 की 5,000 में तो ट्रेडिंग भी नहीं होती रोज़। 5,000 में से मुझे लगता है कि 4,000 कंपनीज़ में तो ट्रेडिंग ही नहीं होती होगी। अगर 5,000 कंपनीज़ हैं तो 80% कंपनियों में तो रोज़ ट्रेड ही नहीं होता होगा। तो मार्केट को रिप्रेज़ेंट किससे किया जाता है? मार्केट को रेफ़र किससे किया जाता है? जब मैं बोलता हूँ मार्केट ऊपर जा रही है, तो मार्केट के ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि 5,000 कंपनीज़ ऊपर जा रही हैं। मार्केट में जो टॉप 50 कंपनीज़ होती हैं, यूजुअली उन्हें जोड़कर निफ्टी 50 बनाया जाता है और निफ्टी 50 टॉप मतलब 50 सबसे बड़ी कंपनीज़ जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के बेसिस पे होंगी, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के बेसिस पे, यानी मार्केट में जितने शेयर आसानी से अवेलेबल हैं, उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू देखी जाए, तो जिन कंपनियों की मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, जिन 50 कंपनीज़ की, उन्हें जोड़कर निफ्टी 50 बनाया जाता है और इसे बैरोमीटर ऑफ द मार्केट माना जाता है, यानी इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट माना जाता है। माना जाता है निफ्टी अगर 1% ऊपर गई है, तो हम ये बोल देते हैं कि मार्केट 1% ऊपर गई है, क्योंकि वो मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है निफ्टी। क्या ये बात समझ गए आप मैंने क्या कहा? परफेक्टली। चलिए, अब हम और एक बात करते हैं, एनएवी कैसे आएगी? जो टोटल एसेट वैल्यूज़ हैं माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। यही बात हमने ऊपर की थी कि एनएवी कैसे निकलती है? एनएवी निकलती है सभी एसेट्स की वैल्यू ले लो, टोटल एसेट्स की वैल्यू ले लो, उसमें से लायबिलिटीज़ माइनस कर दो। अब जो नेट एसेट वैल्यू आ गई, उसे डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर दो, तो एनएवी पर यूनिट आ जाएगी। यानी हर एक यूनिट का एनएवी पता लग जाएगा। मान लो मैंने एक फंड स्टार्ट हो रहा था, मैंने उसमें 10 रुपए लगाए एक यूनिट में, 10 रुपए लगाकर एक यूनिट बाय किया। अब धीरे-धीरे करके अगर उस यूनिट की वैल्यू 17 रुपए हो गई, तो मतलब मैंने लगाए थे 10 रुपए, लेकिन उसकी आज वैल्यू है 17 रुपए, तो मतलब मेरा पैसा 70% बढ़ चुका है। एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है जी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, म्यूचुअल फंड जितना भी कैश डिविडेंड या कैश कैपिटल गेन इन्वेस्टर को दे देगा। देखो, म्यूचुअल फंड क्या करता है, कई बारी ना म्यूचुअल फंड के पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस नहीं होते, या फिर म्यूचुअल फंड की स्कीम ही ऐसी होती है कि उसमें वो पैसा बाँटेंगे वापस, वापस देंगे शेयर होल्डर अपने यूनिट होल्डर्स को पैसा। तो देखो इस बात को समझो, मानो हमने पैसा दिया म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड ने वो पैसा इन्वेस्ट किया अलग-अलग सिक्योरिटीज़ में। अब उन सिक्योरिटीज़ से कैश उत्पन्न हुआ, है ना? अब वो कैश या तो हमें डिविडेंड के रूप में दिया जा सकता है, या तो फिर कैश कैपिटल गेन के रूप में दिया जा सकता है। जैसे अब सिक्योरिटीज़ खरीदी, सिक्योरिटीज़ से इंटरेस्ट मिल रहा है। मानो आपने बॉन्ड्स खरीदे, बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है म्यूचुअल फंड को, भी म्यूचुअल फंड उस इंटरेस्ट को हमें भी देगा डिविडेंड के रूप में। यूनिट्स पे डिविडेंड दिया जाता है, यूनिट पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो जब म्यूचुअल फंड हाउस हमें उस कैश को बाँटेगा, तो वो हमें कैश डिविडेंड देगा। अगर मानो कि कुछ सिक्योरिटीज़ हमने बेची और यहाँ कैपिटल गेन हुआ, और वो कैपिटल गेन रियलाइज़्ड कैपिटल गेन है। रियलाइज़्ड मतलब एक्चुअली में म्यूचुअल फंड को रियलाइज़ हो गया। म्यूचुअल फंड ने वो सिक्योरिटी बेचकर पैसा कमा लिया। तो म्यूचुअल फंड कभी-कभी उस कैश को रीइन्वेस्ट करने की जगह बॉन्ड अपने यूनिट होल्डर को भी बाँट देती है। उसे बोलते हैं कैश कैपिटल गेन।
यानी म्यूचुअल फंड स्कीम हमें 2 तरीके से कैश देती है। किस-किस तरीके से? चाहे वो इसका नाम बोले या ना बोले, बट होता वो 2 ही है, कैश डिविडेंड एंड कैश कैपिटल गेन। कौन-कौन से 2 शब्द मैंने प्रयोग किए? कैश डिविडेंड एंड कैश कैपिटल गेन। ये दोनों पैसा हमें म्यूचुअल फंड स्कीम दे देती है। समझे आप मेरी बात? हमने पैसा दिया म्यूचुअल फंड हाउस को, म्यूचुअल फंड ने ये पैसा क्या इस इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट से जो अर्निंग आई, कैश आया, कैश या तो हमें डिविडेंड बनाकर दे दिया या तो हमें कैपिटल गेन बनाकर दे दिया। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो कि हमें नहीं दिया, जो वापस रीइन्वेस्ट कर दिया या फिर अभी सिक्योरिटीज़ बेची ही नहीं। अभी म्यूचुअल फंड हाउस ने सिक्योरिटी बेची ही नहीं, उन्होंने अपने पास रखी हुई है। सिक्योरिटी सेल ही नहीं करी, जब सिक्योरिटी सेल ही नहीं करी, तो यानी म्यूचुअल फंड हाउस के पास सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं। मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि म्यूचुअल फंड हाउस के पास सिक्योरिटीज़ पड़ी हैं। तो उनके पास सिक्योरिटीज़ पड़ी है और उनकी वैल्यू बढ़ रही है, तो उसे बोलते हैं अनरियलाइज़्ड कैपिटल गेन। अनरियलाइज़्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पैसा म्यूचुअल फंड को दिया, म्यूचुअल फंड ने पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन म्यूचुअल फंड का पैसा बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ। रियलाइज़ मतलब है कि अभी तक उन्होंने कैश में रियलाइज़ करके कैश में उन सिक्योरिटीज़ को बेचकर पैसे को बुक नहीं किया, प्रॉफ़िट को बुक नहीं किया। प्रॉफ़िट बुक नहीं किया तो अभी तक वो अनरियलाइज़्ड है। तो यानी म्यूचुअल फंड 3 तरीके की चीज़ें हमें देता है, कैश डिविडेंड्स, कैश कैपिटल गेन एंड अनरियलाइज़्ड गेन्स, है ना? अनरियलाइज़्ड कैपिटल गेन्स। तो ये 3 तरीके के बेनिफिट्स हमें देता है, ठीक है जी? इनमें से ये पैसा जब हमें मिल जाता है, जब हमें मिल गया, अपने घर ले आए हम पैसा, तो उतनी हमारी एनएवी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पैसा म्यूचुअल फंड का था, म्यूचुअल फंड ने अगर हमें दे दिया तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू कम हो गई, म्यूचुअल फंड की वैल्यू कम हो गई तो एनएवी कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। रिटर्न की कैलकुलेशन में 3 चीज़ों को देखते हैं, कैश डिविडेंड कितना दिया है म्यूचुअल फंड ने हमें, कैपिटल गेन कितना दिया है म्यूचुअल फंड ने हमें, और एनएवी 1 माइनस एनएवी 0। बेसिकली इसका मतलब है कि नेट एसेट वैल्यू 0 पीरियड पे कितनी है और अब कितनी है 1 पीरियड पे। मतलब नेट एसेट वैल्यू 0 पीरियड पे कितनी थी और नेट एसेट वैल्यू अब कितनी है। आप इन दोनों का गैप देखते हो। बोलिए समझे आप मैंने क्या कहा? मैं रिपीट करता हूँ। आप कैलकुलेट करते हो होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न मतलब यानी जितने समय आपने सिक्योरिटीज़ को होल्ड किया है, जितने समय आपने सिक्योरिटीज़ को होल्ड किया है, उतने पीरियड का कितना रिटर्न है, ये आप कैलकुलेट अभी इस पे हम और डिस्कशन करेंगे। पहले रिटर्न का फ़ॉर्मूला देखते हैं। हमें रिटर्न में क्या मिलता है? हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है? डिविडेंड, तब कैश पैसा, कैपिटल गेन का कैश पैसा या फिर अनरियलाइज़्ड। तो आप इन तीनों को ऐड करो। देखो आपने लिखा कैश डिविडेंड, कैश कैपिटल गेन एंड अनरियलाइज्ड अर्निंग, अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन, यानी एनएवी कितनी बड़ी है। मान लो मैंने 10 रुपए का सिक्योरिटी लिया था, 10 रुपए का यूनिट लिया था, लेकिन आज वो यूनिट 18 रुपए का हो गया। 18 रुपए का हो गया जो 10 रुपए का यूनिट था, तो 8 रुपए कैपिटल गेन हो गया, जो अभी मिला नहीं है हमें। 2 रुपए का कैपिटल गेन मिल गया, 1 रुपए का डिविडेंड मिल गया। तो यानी उस म्यूचुअल फंड पे हमने 8 रुपए ऐसे कमाए हैं जो अभी तक हमें मिले नहीं हैं। 2 रुपए मिल चुके हैं, 1 रुपया मिल चुका है। तो इन तीनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय एनएवी 0 कर दो, यानी हमने शुरू में कितना पैसा लगाया था। हमने शुरू में कितना पैसा लगाया था वो देखो, इंटू 100 करो, तो इससे होल्डिंग पीरियड रिटर्न मिलती है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब जिस दिन हमने सिक्योरिटी खरीदी थी और आज तक, जब तक हमने बेची नहीं है या जब तक हमने रखी हुई है, उतने पीरियड। अभी देखो ये जो समय है ना, ये होने को 1 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 15 महीने भी हो सकता है, 20 महीने भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। देखो ये पूरी रिटर्न है, कंप्लीट रिटर्न है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जब से हमने पैसा लगाया तब से आज तक हमने कितना कमाया। इसमें हम हर साल की अर्निंग नहीं देख रहे, इसमें हम कंबाइंड अर्निंग देख रहे हैं, ओवरऑल अर्निंग देख रहे हैं, टोटल अर्निंग देख रहे हैं। इस बात को समझो। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब होता है जितने समय आपका पैसा लगा हुआ था सिक्योरिटीज में, उतने समय की कितनी रिटर्न है। इट इज नॉट एन एनुअल रिटर्न, ये एनुअल रिटर्न नहीं है, ये होल्डिंग पीरियड। देखो नाम ही बड़ा क्लियर है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। जितने समय आपने म्यूचुअल फंड को होल्ड किया, उतने समय में आपने कितना कमाया। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने म्यूचुअल फंड को 15 महीने होल्ड किया, उसके बाद बेच दिया। मैंने आज खरीदा, 15 महीने बाद बेच दिया। तो जब मैंने 15 महीने होल्ड किया, तो यहाँ पे ये जो अर्निंग निकल कर आएगी, ये 15 महीने की अर्निंग निकल कर आएगी। क्योंकि मैंने 15 महीने पहले 10 रुपए लगाए थे, अब हमें 18 रुपए उस सिक्योरिटी के मिल सकते हैं, यूनिट के मिल सकते हैं। साथ में ही मुझे 2 रुपए का कैपिटल गेन मिल चुका है, 1 रुपए का डिविडेंड मिल चुका है म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, और मैंने लगाए थे 10 रुपए। तो ये जो अर्निंग आएगी, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न मेरी 15 महीने की अर्निंग है। फिर मैं इस 15 महीने की अर्निंग को एनुअल में कन्वर्ट करूँगा। कैसे? जो मेरी होल्डिंग पीरियड की रिटर्न है, उसे मैं होल्डिंग पीरियड से डिवाइड करूँगा। मान लो कि मेरी होल्डिंग पीरियड रिटर्न है लेट अस से 120%, नहीं 120 तो बहुत ज़्यादा हो गया। चलो 30%। मान लो मेरी होल्डिंग पीरियड रिटर्न है 30%।
ठीक है। मैंने होल्ड कितने समय किया था? 15 महीने, तो उसे डिवाइड बाय 15 मंथ्स करो और फिर इनटू करो 12 मंथ्स, ताकि अब देखो हो क्या रहा है, यूनिटरी मेथड है, बड़ा सिंपल यूनिटरी मेथड है। आपने 30% कमाई करी 15 महीने में, तो अगर आप 30% को 15 महीने से डिवाइड कर दो, तो आपको पता लगेगा कि आपने 1 महीने में कितनी कमाई करी। आपको पता लगेगा कि आपने 1 महीने में कितनी कमाई करी। क्या ये बात समझे आप? मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर आपने 30% कमाई करी 15 महीने में, तो आपको पता लगेगा कि आपने 1 महीने में कितनी कमाई करी, ठीक है? उस 1 महीने की कमाई को इंटू 12 मंथ्स कर दो, यानी 30% कमाया 15 महीने में, तो डिवाइड बाय करके 1 महीने में 2% कमाया, इंटू 12 महीने में कितना कमाया? 24%, यानी आपने एनुअली 24% कमाया। तो आपको इससे एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल जाएगी। यहाँ तक की बातें क्लियर है? हमने होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी सीख लिया, हमने एनुअलाइज्ड रिटर्न भी निकालना सिखा लिया, ठीक है जी? अब अगर मान लेते हैं, अगर हमें कैश डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, जो कैश कैपिटल गेन है वो गिवन आउट नहीं है, जबकि वो रीइन्वेस्ट हो गए हैं। यानी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे कई क्वेश्चन है, हमने प्रैक्टिस किए हैं इनके बारे में बुक में, कि यूनिट होल्डर ने वो पैसा लिया नहीं, उससे ही और यूनिट खरीद के रीइन्वेस्ट कर दिया। यानी अब मान लो कि जब कंपनी ने कहा ये लो 1 रुपया, तो वो हमने 1 रुपया लिया नहीं, हमने उस 1 रुपये को रीइन्वेस्ट कर दिया, उससे नए यूनिट्स खरीद लिए। तो देखो अब बहुत ध्यान से एक-एक करके स्टेप समझना। मैं आपको ना पहले इसकी एक नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, फिर आप उसके बाद इस स्टेप्स को पढ़ना। देखो, इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे लेट अस से मैंने 0 पीरियड पे 10,000 यूनिट्स खरीद लिए। 10,000 यूनिट्स खरीद लिए 10 रुपए के, ठीक है? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब मान लो बीच में कहीं यहाँ पे कंपनी ने, म्यूचुअल फंड हाउस ने हमें डिविडेंड दिया एंड कैश कैश डिविडेंड दिया और कैश कैपिटल गेन दिया। मान लो 1 रुपया डिविडेंड, 2 रुपये का कैपिटल गेन, यानी 3 रुपये पर यूनिट मुझे दिए गए। मुझे 3 रुपये एवरी यूनिट पे 3-3 रुपये दिए गए। मुझे म्यूचुअल फंड हाउस ने हर एक यूनिट पे 3-3 रुपये दिए। तो पहला स्टेप कि मुझे कितने पैसे मिले होंगे, आप मुझे ये बताओ कि मुझे अमाउंट रिसीव कितना हुआ होगा? तो आप बोलोगे कि सर आपको अमाउंट रिसीव हुआ होगा, 10,000 यूनिट्स थे, हर यूनिट पे आपको 3 रुपए मिले, तो आपको 30,000 रुपए मिले होंगे, करेक्ट? अब उस दिन का जो एनएवी था, उस दिन का यूनिट का रेट क्या चल रहा था? एनएवी क्या होता है? एनएवी उस यूनिट का उस दिन का रेट है। तो उस दिन, जिस दिन मेरे को ये पैसा मिला, मैंने इस पैसे को रीइन्वेस्ट करा, उस दिन का एनएवी क्या था? मान लो उस दिन का एनएवी हो चुका था यूनिट का 15 रुपए। तो मुझे कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा इश्यू हो जाएँगे? यानी ये पैसा अब मैं अपने घर नहीं लाया, अब ये पैसा मैं अपने घर नहीं लाया, ये पैसा मैंने वहीं म्यूचुअल फंड हाउस को बोला कि इससे मुझे और यूनिट्स दे दो। तो 3 रुपए हर 1 यूनिट के मुझे मिलेंगे, 10,000 यूनिट्स थे, तो मेरे को 30,000 रुपया मिलेगा। अब इस 30,000 रुपए का मैंने रीइन्वेस्ट करा, तो उस दिन का जो एनएवी होगा, उस रेट पे मुझे नए यूनिट, अब मुझे नए यूनिट 10 रुपए पे नहीं मिलेंगे। अब भैया आगे जा चुकी है गाड़ी। मान लो 8-10 महीने बीत चुके हैं। अब उस 8-10 महीने में जो महँगाई आई है, जो शेयर्स का दाम बढ़ा है, जो सिक्योरिटीज़ का दाम बढ़ा है, हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बढ़ी है, उसकी वजह से हमारा यूनिट की जो वैल्यू पहले 10 रुपए थी, अब वो 15 रुपए है। तो 15 रुपए के हिसाब से मैं नए यूनिट खरीदूँगा। तो 30,000 डिवाइड बाय 15, यानी मुझे 2,000 नए यूनिट्स मिल जाएँगे। ठीक है जी? तो इफ़ेक्टिवली ये सारी की सारी ट्रांज़ैक्शन एक नोशनल ट्रांज़ैक्शन है। नोशनल क्यों है? क्योंकि मेरी जेब में कैश नहीं आया। मेरे पास असलियत में पैसा नहीं आया, मेरे घर पे पैसा नहीं आया, ये सिर्फ़ एक नोशनल ट्रांज़ैक्शन है। अब ये नोशनल ट्रांज़ैक्शन है, यानी मुझे 2,000 रुपए मिले, 2,000 यूनिट्स मिले, तो अब अंत में क्या होगा? अब अगर मुझे अंत में 2,000 यूनिट्स मिले, तो ये 2,000 यूनिट, अब देखो मेरे पास अंत में क्या होगा? आज मैंने 10,000 यूनिट खरीदे थे, लेकिन अंत में जब मैं बेचूँगा, मानो 15 महीने बाद मैंने टोटल यूनिट बेचे, तो अब मैं बेचूँगा 10,000 यूनिट प्लस 2,000 यूनिट, क्योंकि 2,000 और आ गए थे। मान लो उस दिन रेट हो चुका था 18 रुपए का, तो यानी उस दिन मैंने जब यूनिट बेचे, तो मुझे क्या पैसा मिला? ये पैसा मुझे नहीं मिला, याद रखना ये पैसा मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये तो रीइन्वेस्ट हो गया, लेकिन उसकी वजह से यूनिट बढ़ गए। तो जब मैंने खरीदे थे तो 10,000 यूनिट थे, लेकिन जब बेचे हैं तो 12,000 यूनिट है। तो अब इन दोनों की हेल्प से मुझे रिटर्न निकालनी चाहिए। अब रिटर्न में ये पैसा काउंट नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पैसे को मिला और इस पैसे को रीइन्वेस्ट कर दिया, इससे यूनिट्स आ गए। अब ये नए यूनिट इस ओरिजिनल यूनिट्स के साथ ऐड होकर एंड में बिकेंगे। यानी खरीदे थे 10,000 यूनिट, बेच रहे हैं 12,000 यूनिट, तो ऑटोमैटिकली वो 2,000 यूनिट भी रिटर्न का पार्ट बन गए।
अब रिटर्न कंप्यूट करो तो देखो क्या होगा, स्टेप्स पढ़ो। यानी पहले आप एक काम करो, जितना भी आपको कैश डिविडेंड पर यूनिट मिलना है वो देखो, कैश कैपिटल गेन पर यूनिट कितना मिलना है वो देखो। यानी हमें 1 रुपये का डिविडेंड, 2 रुपये का कैपिटल गेन मिलना है। हमारे पास ओरिजिनल यूनिट्स थे 10,000, ओरिजिनली कितने थे, तो हमें 30,000 रुपये कैश मिलेगा। तो पहला स्टेप है अमाउंट इन्वेस्ट कितना हो रहा है, यानी जो हमें 30,000 मिलना था वो पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है। अब उस 30,000 रुपये को न्यूमरेटर में रखो और उसे उस दिन के एनएवी से डिवाइड करो, प्राइस ऑफ इशू ऑफ यूनिट, यानी इशू कितने में हुए यूनिट, तो वो एनएवी उस दिन का कितना है ना, 30,000 रुपये री इन्वेस्ट हो रहे हैं 15 रुपये के रेट पे। तो हमें पता लगा कि हमें 2,000 यूनिट और मिल गए, यानी हमें एडिशनल यूनिट्स कितने मिल गए, यानी हमें कितने यूनिट प्लस होकर आ गए, हमारे पास 2,000 यूनिट प्लस होकर आ गए। पहले हमारे पास 10,000 यूनिट थे, अब हमारे पास 12,000 यूनिट है। अंत जब आएगा, अंत कैलकुलेट एट एंड, अब हम 10,000 यूनिट प्लस 2,000 यूनिट यानी कुल मिला के 12,000 यूनिट बेचेंगे एनएवी 1 के हिसाब से। यानी अब हम 12,000 यूनिट बेचेंगे, वो भी किस रेट से, जो आज की एनएवी है यानी 18 रुपये। तो उससे हमें टोटल वैल्यू एट एंड पता लग जाएगी कि हमें टोटल वैल्यू एट एंड कितनी रियलाइज हो रही है। उससे पहले तो हमें कुछ मिला ही नहीं है ना, जो भी मिला था वो हमने री इन्वेस्ट कर दिया। तो अब हमें अंत में कितने पैसे मिल रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि शुरू में हमने कितने पैसे लगाए, अंत में हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, इन दोनों की हेल्प से रिटर्न देखी जाएगी। यानी आपने ये शुरू में जो पैसा लगाया वो एक्स था, आपने 10,000 यूनिट 10 रुपये के खरीदे तो ये एक्स अमाउंट हो गया। अब आपने 12,000 यूनिट 18 रुपये के बेचे, अब ये वाई अमाउंट हो गया। अब आप एक काम करिए, वाई माइनस एक्स इंक्रीज पता लगेगा अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, तो इससे आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न पता लगेगी। समझ आई आपको होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न मतलब शुरुआत से अंत तक, मान लो 15 महीने का समय है, तो इस 15 महीने में हमने कितना कमाया वो पता लगेगा हमें। अंतिम वैल्यू माइनस बिगिनिंग की वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग की वैल्यू इनटू 100, इससे हमें होल्डिंग पीरियड रिटर्न पता लगेगी कि हमारी होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितनी है। और आप इस होल्डिंग पीरियड रिटर्न को डिवाइड बाय 15 मंथ्स कर दो, जितने पीरियड महीने आपने होल्ड किया है, इनटू 12 मंथ्स कर दो, तो आपको एनुअल रिटर्न मिल जाएगी। अगर होल्डिंग पीरियड रिटर्न डेज में होती, मान लो कि हमने 200 दिन होल्ड किया है, तो हम डिवाइडेड बाय 200 करते इनटू 365 करते। समझ गए आप मेरी बात? क्या आपको एनुअलाइज रिटर्न निकालनी समझ आ गई? पक्का पूरी तरह समझ आ गया ना आपको कि अगर हमें यूनिट, अगर कैश में डिविडेंड ना मिल रहा हो, कैश में कैपिटल गेन ना मिल रहा हो, वो री इन्वेस्ट हो रहा हो, तो क्या करते हैं, तो हम एंड में यूनिट्स बढ़ा देते हैं और फिर बढ़े हुए यूनिट्स के हिसाब से क्लोजिंग एनएवी निकालते हैं। और ओपनिंग एनएवी 10,000 यूनिट्स के हिसाब से निकालोगे, लेकिन क्लोजिंग एनएवी 12,000 यूनिट्स के हिसाब से निकालोगे और फिर उससे आप पता लगाओगे होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितनी है। एक बार आपके पास होल्डिंग पीरियड रिटर्न आ गई, मानो 15 महीने की रिटर्न आ गई, तो अब आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न को यहाँ रख दो, डिवाइड बाय 15 मंथ्स कर दो, इनटू 12 कर दो, आपके पास एनुअलाइज रिटर्न आ जाएगी, यानी हर साल कितनी रिटर्न आती है वो पता लग जाएगी। ठीक है जी। डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जब गिनते हैं तो डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में शुरू का दिन आखिरी का दिन दोनों को इंक्लूसिव गिना जाता है। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में कभी 360 या 365 डेज ऐसे बताया हो कि ईयर हैज 360 डेज या 365 डेज, तो वो बोल ही इसलिए रहा है क्योंकि वो चाहता है कि अब आप कैलकुलेशन डेज में करो। यानी वो ये चाहता है कि उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप डेज के हिसाब से करो, मंथ्स के हिसाब से ना करो। ये उसका मतलब होता है, ये उसका हिंट होता है। क्या ये बात भी समझ आई आपको मैंने क्या कहा? देखिए, म्यूचुअल फंड कितनी तरीके से डिविडेंड बांटते हैं, 3-4 तरीके होते हैं। पहला होता है डिविडेंड पे आउट प्लान। इसमें क्या है, ये बड़ा सिंपल है, डिविडेंड डिक्लेयर करो और डिविडेंड दे दो, बोलो पैसा लो जाओ कहीं और इन्वेस्ट करो। इसमें क्या होता है, आप यूनिट होल्डर की जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लेते। म्यूचुअल फंड कहता है ये लो पैसा, जाओ अपना पैसा घर लेके जाओ, मुझे मत दे के जाओ। यानी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, डिविडेंड पे भी किया जाता है, इसमें यूनिट्स चेंज नहीं होंगे और इसमें जैसे ही डिविडेंड दे दिया जाएगा एनएवी उतनी ही फॉल हो जाएगी। अब मान लो म्यूचुअल फंड हाउस ने 1 रुपये का डिविडेंड दिया तो एनएवी 1 रुपया कम हो जाएगी। क्यों? इमेजिन करो, एनएवी 1 रुपया कम क्यों हो जाएगी? एनएवी क्या है? नेट एसेट वैल्यू, यानी म्यूचुअल फंड के पास जितने भी टोटल एसेट्स हैं ये उनकी वैल्यू है। अगर उसमें से 1 रुपये का डिविडेंड दे दिया गया तो 1 रुपये की एसेट वैल्यू कम हो गई, तो एनएवी भी 1 रुपया कम हो जाएगी। अब म्यूचुअल फंड के पास कम पैसे पड़े हैं ना, म्यूचुअल फंड ने सिक्योरिटी बेची, सिक्योरिटी बेच के पैसा आया, पैसे से आपको डिविडेंड दे दिया। अगर आपको डिविडेंड दे दिया तो वो 1 रुपया आपके घर चला गया, अब वो म्यूचुअल फंड के पास नहीं है, तो म्यूचुअल फंड के एसेट कम हो गए। जब म्यूचुअल फंड के एसेट कम हो गए तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू कम हो गई ना, म्यूचुअल फंड की वैल्यू कम हो गई तो उसकी एनएवी 1 रुपया कम हो जाएगी। ठीक है। अगला है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। ये अभी अभी मैंने आपको समझाया। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या है कि डिविडेंड डिक्लेयर होगा
बट वो आपको पे नहीं होगा, डिक्लेयर होगा, पे नहीं होगा। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ लेकिन पे नहीं हुआ। उस डिविडेंड से एडिशनल यूनिट्स आपके नाम के लिए खरीद लिए गए और वो अब अंत में क्या होता है कि आपके यूनिट्स बढ़ जाएंगे। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और आपके यूनिट्स बढ़ जाएंगे, तो ऐसे में एनएवी यूजुअली यूनिट इंक्रीज हो जाते हैं बट एनएवी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा यूनिट्स हैं। पहले आपके पास 10,000 यूनिट थे, अब आपके पास 12,000 यूनिट है, आपके यूनिट्स बढ़ गए। तो जो इसीलिए पर यूनिट की एनएवी होती है वो उस वक्त थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि डिविडेंड दिया गया है ना, आपके हाथों में नहीं दिया गया लेकिन आपके नाम से अलग तो किया गया, फिर उतने यूनिट आपको इशू किए गए। अब अगर आप म्यूचुअल फंड के लेवल पे सोचो, म्यूचुअल फंड के पास सोचो पहले 100 करोड़ थे, अभी भी 100 करोड़ है, क्योंकि डिविडेंड आपको दिया तो है नहीं, सिर्फ डिक्लेयर किया है। म्यूचुअल फंड के पास पहले भी 100 करोड़ थे, म्यूचुअल फंड के पास अभी भी 100 करोड़ रुपए हैं, लेकिन डिवाइड बाय जो यूनिट्स हैं वो बढ़ गए। पहले भी 100 करोड़ थे, अभी भी 100 करोड़ है, लेकिन पहले नंबर ऑफ यूनिट एन था खाली N0, लेकिन अब N0 प्लस N1 हो गया है, अब यूनिट्स बढ़ गए। तो जब डिनोमिनेटर में यूनिट बढ़ जाएंगे तो जो एनएवी की वैल्यू होगी वो कम होकर आएगी। एनएवी फॉल क्यों करेगी, सोच के बताओ, आप मुझे बताओ एनएवी फॉल क्यों करेगी? एनएवी फॉल इसलिए करेगी क्योंकि अब नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं डिनोमिनेटर में, इसलिए टोटल वैल्यू फॉल हो जाएगी। ठीक है, अगला है ग्रोथ प्लान। देखो दोस्तों, ग्रोथ प्लान का मतलब क्या है? ग्रोथ प्लान में आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता, बोनस डिक्लेयर नहीं किया जाता, मनी सिर्फ ग्रो होती रहती है, आपके यूनिट्स भी चेंज नहीं होते, बस आपने एक बार पैसा लगा दिया वो ग्रो होता जाएगा। जैसे जैसे अर्निंग आएगी म्यूचुअल फंड उसे री इन्वेस्ट करता जाएगा और सिक्योरिटीज खरीदता जाएगा, तो आपकी एनएवी बढ़ती जाएगी, है ना? अगर फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपकी एनएवी बढ़ती जाएगी, लेकिन आपको उसमें से कुछ कैश नहीं मिल रहा, ये समझो। अगला है बोनस प्लान, इसमें भी डिविडेंड नहीं दिया जाता बट एक्स्ट्रा यूनिट दे दिए जाते हैं इन्वेस्टर्स को, इससे एनएवी रिड्यूस हो जाएगी। देखो, जहां भी नए यूनिट इशू हो गए, एक बात समझो, जहां भी कंपनी म्यूचुअल फंड ने आपको नए यूनिट्स दे दिए, इमेजिन करो आपको नए यूनिट्स पे यूनिट्स दे दिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ यूनिट्स जो आते हैं वो बढ़ जाएंगे। जब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ यूनिट बढ़ जाएंगे तो इसकी वजह से जो एनएवी का आंसर आएगा वो घट जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे तो एनएवी की वैल्यू घटेगी। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? क्या ये चारों तरह के डिविडेंड प्लान्स आपको समझ आ गए कि म्यूचुअल फंड हाउस आपको डिविडेंड दे के भगा भी सकता है, म्यूचुअल फंड डिक्लेयर करके री इन्वेस्ट करके आपको नई यूनिट दे सकता है, या डिविडेंड डिक्लेयर ही ना करे, सारा पैसा री इन्वेस्ट करता रहे खुद ही, या फिर बोनस प्लान हो सकता है। उसमें क्या होता है कि आपको डिविडेंड नहीं दे रहे बट एक्स्ट्रा यूनिट दे रहे हैं, फ्री में आपको यूनिट बांट रहे हैं। ये तो बच्चों को बस खुश करने की बात है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? आपकी एनएवी फॉल हो जाएगी, जितने ज़्यादा आपके पास यूनिट आ जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी एनएवी फॉल हो जाएगी, तो इससे कोई इफेक्टिव फायदा नहीं हो रहा आपको, समझे ना? चलिए आगे चलते हैं। अब ज़रा रिस्क की बात की जाए, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक। देखो बेटा, यहाँ पे ना ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भी एक रिवीजन वीडियो आपको दी हुई है। आप, मेरी एडवाइस रहेगी उस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की रिवीजन वीडियो को पहले पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने ये सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, ट्रेनर, साथ में आपका शार्पी, जेनसन, ये सब बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। इधर वो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इधर बहुत ब्रीफ में बोलूँगा, एक-एक बार बस बोलकर आगे निकल जाऊँगा। मैंने डिटेल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाली रिवीजन वीडियो जो है, उसमें ये सारे टॉपिक समझाए हुए हैं। तो मेरी एडवाइस रहेगी, ये अगले 4-5 पेज अगर आपने अच्छे से पढ़ने हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की रिवीजन वीडियो पढ़ लेना। देखो, रिस्क 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है ना? सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है कि ये ऐसा रिस्क है, भैया देखो, ये रिस्क समय के साथ-साथ मान के चलो कि अ, आप अवॉइड कर सकते हो। कैसे? आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा दो, जितनी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में आप पैसा लगा दोगे उतना ये रिस्क कम होता जाएगा। क्योंकि ये रिस्क कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, यानी ये वो रिस्क है जिसे आप डाइवर्सिफ़ाई अवे कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप कंपनीज़ में पैसा लगाते जाओगे, उतना ज़्यादा ये रिस्क कम होता जाएगा। ठीक है जी? बोलिए, मेरी बातें समझे आप, मैंने क्या कहा? और जबकि दूसरा जो रिस्क है, जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है, उसे आप डाइवर्सिफ़ाई अवे नहीं कर सकते हो। उसे आप डाइवर्सिफ़ाई अवे नहीं कर सकते हो। तो आइए अब हम बात करते हैं रिस्क के बारे में, है ना? अब जो रिस्क है ये 2 तरीके का है, ठीक है जी? जिससे टोटल रिस्क जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से डिपिक्ट होता है। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, बार-बार मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को रिव्यू कर लेना, ठीक है ना?
देखिए अनसिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जिसे हम डाइवर्सिफाई अवे कर सकते हैं, यानी हम जितनी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएंगे ये रिस्क धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, इसलिए इस रिस्क की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे तो हम इजीली डाइवर्सिफाई अवे कर सकते हैं। ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा दो, 20-25 सिक्योरिटीज़ में अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा दो डाइवर्सिफाइड तरीके से, आपके ये रिस्क अपने आप कम हो जाएगा। बट अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है वो रिस्क जिसे आप डाइवर्सिफाई अवे नहीं कर सकते हो। इट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाई अवे। ये बीटा से पता लगता है। देखो कैसे? अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब है इसे कम किया जा सकता है समय के साथ-साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में लगा के, इसलिए ये रिस्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वो सिस्टमैटिक रिस्क है जो वर्ल्ड वाइड है, जो मैं कहूँ कि पूरी मार्केट के लिए है। इसे आप हटा नहीं सकते हो, ये रिस्क रहेगा, इन्वेस्टमेंट में ये रिस्क हमेशा रहेगा, ठीक है ना? तो देखो, शार्पी ने जब अपनी रेशियो बताई थी तो उसने बोला था कि हम एक्सेस अर्निंग को देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का कितना। देखो अब जब मैं म्यूचुअल फंड पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसे म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा। जब मैं यही टॉपिक पोर्टफोलियो में पढ़ाता हूँ तो पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। देखो क्या कहा था शार्पी ने कहा कि हमारा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कितना कमा रहा है और रिस्क फ्री अर्निंग कितनी होती है। मान लो हमारा म्यूचुअल फंड कमा रहा है 18%, रिस्क फ्री अर्निंग होती है 7%, यानी हमारा म्यूचुअल फंड 11% अधिक कमा रहा है। तो एक्सेस अर्निंग को न्यूमरेटर में लिखो। लेकिन सिर्फ एक्सेस अर्निंग को देख के खुश मत हो, रिस्क को भी तो देखो कि ये रिस्क कितना उठा रहा है, जोखिम कितना उठा रहा है। इसने नीचे रखने के लिए कहा टोटल रिस्क, यानी इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो को नीचे रखो। वो टोटल रिस्क को डिनोट करता है। तो शार्पी कैसे नापता था? वो नापता था कि कितना एक्सेस रिटर्न है, बोलो मेरे साथ, कितनी एक्सेस रिटर्न आप कमा रहे हो अपॉन एक्सेस रिस्क कितना है, यानी आपका रिस्क फ्री एसेट से रिस्क कितना ज़्यादा है। रिस्क फ्री एसेट का रिस्क तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो से कितना ज़्यादा रिस्क है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को देखा जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल रिस्क को सिग्निफाई करती है। याद रखना, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो टोटल रिस्क को सिग्निफाई करती है। तो शार्पी रेशियो के डिनोमिनेटर में टोटल रिस्क आता है। इसे बोलते हैं रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो। इसका एक और नाम क्या है? रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी। तो अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी तो समझ जाना शार्पी निकालना है। अगला है ट्रेनर रेशियो। इसे बोलते हैं रिवॉर्ड टू वॉलेटिलिटी रेशियो। वॉलेटिलिटी ये कैसे निकलती है? देखिए, इसमें भी न्यूमरेटर में एक्सेस रिटर्न देखते हैं जैसे शार्पी में देखते थे, बट यहाँ पे जो रिस्क देखते हैं वो टोटल नहीं देखते, क्योंकि टोटल रिस्क में से अनसिस्टमैटिक रिस्क तो बेकार का रिस्क है, उसे तो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया तो 99% वो हट भी गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना पैसा किसी एक सिक्योरिटी में नहीं लगाया होगा, कई सिक्योरिटीज में लगाया होगा, तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो चुका है। डाइवर्सिफाई हो चुका है तो किसी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। इमेजिन करो, मैंने अपना पैसा, मान लो कि मेरे पास, एग्जाम्पल लो, मेरे पास 100 रुपए, अब मैंने 100 रुपए 25 कंपनियों में लगा दिए, तो मेरा एक कंपनी में पैसा 4% के आसपास लगा होगा, 4-5% से कम कम ही लगा होगा, है ना? तो अगर एक कंपनी डूब भी गई, 2 कंपनी डूब भी गई, तो भी मुझे उतना रिस्क नहीं होगा क्योंकि मेरा पैसा और कंपनियों में बढ़ रहा होगा। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, कि अपना पैसा हमेशा बाँट के रखना चाहिए, एक सिक्योरिटी में नहीं लगा के रखना चाहिए। तो अब भाई ट्रेनर ये कहता था कि शार्पी तुम गलत हो, तुम टोटल रिस्क को डिनोमिनेटर में ले रहे हो। क्योंकि तुम टोटल रिस्क को डिनोमिनेटर में ले रहे हो, उसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क भी आता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, वो तो डाइवर्सिफाई अवे हो सकता है, इसलिए उसे हटा दो। आप सिर्फ डिनोमिनेटर में सिस्टमैटिक रिस्क को लो, यानी आप डिनोमिनेटर में सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को लो जो बीटा से डिनोट होता है, इसीलिए डिनोमिनेटर में बीटा को रखो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो को, यानी खाली सिस्टमैटिक रिस्क को रखो। तो ट्रेनर भी क्या कहता था? ट्रेनर भी कहता था एक्सेस रिटर्न कितनी कमाई है हमारे पोर्टफोलियो ने, रिपीट करो, हमारे पोर्टफोलियो ने एक्सेस रिटर्न कितनी कमाई है वो न्यूमरेटर में रखो, लेकिन डिनोमिनेटर में देखो कि हमारे जो पोर्टफोलियो है, हमारा जो पोर्टफोलियो है बच्चे, उसका बीटा कितना है। स्टैंडर्ड डेविएशन मत देखो, बीटा देखो। जेनसेन अल्फा क्या कहता है? जेनसेन अल्फा बड़ी सिंपल सी बात करता है। जेनसेन अल्फा कहता था कि आपका पोर्टफोलियो सीएपीएम मॉडल से कितना अधिक कमा रहा है, आपका पोर्टफोलियो सीएपीएम मॉडल की अर्निंग से कितना ऊपर कमा रहा है, तो उसे बोलते हैं अल्फा। अगर हम पॉजिटिव कमा रहे होते हैं, ज़्यादा कमा रहे होते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव अल्फा, और वो अच्छी मानी जाती है। जितनी हाई पॉजिटिव अल्फा होगी उतनी अच्छा हमारा पोर्टफोलियो। तो आपको सीएपीएम मॉडल तो याद ही है। सीएपीएम मॉडल क्या होता था? रिस्क फ्री एसेट प्लस बीटा टाइम एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री। इसे रिस्क प्रीमियम भी कहते थे इन दोनों को माइनस करके, है ना? तो रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा प्लस रिस्क फ्री एसेट, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, कि हमें अपने पोर्टफोलियो से कितनी कमाई की उम्मीद थी, हमें अपने पोर्टफोलियो से कितनी कमाई की उम्मीद थी वो देखो, और उसे रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो में से माइनस कर दो, तो पता लग जाएगा
कि आपके पोर्टफोलियो ने उम्मीद से अधिक कमाया है कि नहीं। ये कमाने की उम्मीद थी, ये सीएपीएम इज़ एक्सपेक्टेशन, जो हम उम्मीद लगा के आए थे कि इतना हम कमाना चाहते हैं, ये हमने असलियत में कमाया। अगर हमारी एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा है, तो जितनी एक्सेस है ये हमारी जेनसन की अल्फा है, ये हमारी जेनसन्स अल्फा है। समझ गए आप मेरी बात? तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन से टोटल रिस्क सिग्निफाई होता है, उसमें से अनसिस्टमैटिक रिस्क को जब आप हटा दोगे तो वो सिस्टमैटिक रिस्क होगा, और सिस्टमैटिक रिस्क बीटा से डिनोट होता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाइबल होता है, इसीलिए उसे कंसीडर नहीं करता ट्रेनर। ठीक है जी। फिर आता है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, इसके बारे में भी बहुत चर्चा हो चुकी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पहले रिवाइज करो, रिवीजन में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पहले रिवाइज करो, उससे ये चैप्टर पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन कोफिशिएंट, इससे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें बीटा निकालने के 5 तरीके मैंने सिखाए हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है। ठीक है जी। अब सवाल उठता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें उस चैप्टर में हो चुकी हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये 4-5 पेज बड़ी क्विक रिवाइज कर लोगे जब वो चैप्टर पहले रिवाइज करोगे तो। जैसे सोचो हमारे पास ईयर वाइज रिटर्न्स पता है हमें, तो हम पहले रिटर्न से मीन निकाल लेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करो। तो पहले आप सिग्मा ऑफ एक्स करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करो, उससे आपके पास मीन आ जाएगी। मीन मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न कितनी है। फिर उस मीन टर्म में से इन सभी को माइनस कर दो। सो एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, ये आपके पास डेविएशन आ गई। अब डेविएशन का स्क्वायर करो, पहले डेविएशन निकालो, फिर डेविएशन का स्क्वायर करो, फिर डेविएशन के स्क्वायर को ऐड करो। अब जो डेविएशन का स्क्वायर का सम आया है ना, इसका मीन निकाल लो। इसका मीन कैसे, डेविएशन निकाली, डेविएशन का स्क्वायर करा, डेविएशन के स्क्वायर का सम करा, उसे न्यूमरेटर में रखकर डिवाइड बाय एन कर दिया, तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। और वेरिएंस का जब अंडर रूट कर दोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। जब वेरिएंस का अंडर रूट कर दोगे, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है बेटे, तो जब वेरिएंस के फॉर्मूला को अंडर रूट कर दोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। समझे आप मेरी बात? पक्की बात है, समझ आ गया आपको ये? इसी का एक, जैसे मैंने इधर मेथड 2 भी बताया है। मेथड 2 में क्या है, मीन मत निकालो। अगर आपको मीन नहीं निकालना, मत निकालो। आप सीधा टर्म्स को लो, टर्म्स का सिग्मा कर लो, और फिर उन टर्म्स का स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर का भी सिग्मा कर दो। यानी यहाँ पे हमने मीन नहीं निकाली, डेविएशन भी नहीं निकाली, ना मीन निकाली ना डेविएशन निकाली, डायरेक्ट टर्म्स को लिया, ऐड किया, जो रिटर्न्स थी उन्हें ऐड किया, फिर रिटर्न के स्क्वायर किए, उन्हें ऐड किया। तो अब हमने फॉर्मूला यूज़ किया, देखिए ये वाला। इसमें क्या करते हैं, एन टाइम सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी इसे रखा इधर, और फिर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स की टर्म को इधर रखा और फिर उसका होल स्क्वायर किया, यानी इसे एज इट इज एन से मल्टीप्लाई करा, इसको इधर रखकर स्क्वायर किया, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर किया, और अंडर रूट किया। यानी आपने इसे इधर रखा, मल्टीप्लाई विद एन किया, इस टर्म को इधर रखा, स्क्वायर किया, डिवाइड बाय एन स्क्वायर किया, नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर किया, और अंडर रूट किया, तो इससे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इससे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई, मैंने क्या कहा? बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई? इज इट क्लियर? परफेक्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, रिटर्न ऑफ मार्केट को जब आप बीटा ऑफ पोर्टफोलियो से मल्टीप्लाई कर देते हो तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, मार्केट में कितना कमाई हो रही है, 15%, उसे जब आप बीटा ऑफ पोर्टफोलियो से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास मान लो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.5 है, तो यानी 22.5 कमाएगा आपका पोर्टफोलियो। अगर मार्केट की कमाई 15% आ रही है, आपका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.5 है, तो आपके पोर्टफोलियो की कमाई 22.5% होनी चाहिए। ये फॉर्मूला बताता है। ठीक है। अब आती है बात एंट्री एग्जिट लोड के बारे में, नया टॉपिक म्यूचुअल फंड में, नया नेक्स्ट सेक्टर। देखो अब तक ये जो सारे टॉपिक थे ना, ये सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टॉपिक थे, तो मेरी एडवाइस यही है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ इसे रिवाइज कर लेना। पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ना, फिर ये पेज अपने आप रिवाइज हो जाएंगे। अब हम वापस म्यूचुअल फंड के एक स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ने लगे हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, म्यूचुअल फंड में एंट्री एग्जिट लोड, वैसे इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं आपके करिकुलम में, लेकिन आना तो चाहिए। कभी भी एग्जाम में आ गया, एमसीक्यू में आ गया, तो क्या करोगे। देखो एंट्री एग्जिट लोड का मतलब क्या है, आजकल म्यूचुअल फंड यूजुअली ये इम्पोज नहीं करते। एंट्री एग्जिट लोड का मतलब होता है कि जब आप आओगे तो आपके पैसे में से थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड खा जाएगा, आपका पैसा इन्वेस्ट ही कम होगा। सोचो आपने 100 रुपये दिए, तो 100 रुपये से इन्वेस्ट ही 98 हुआ, 2 रुपये आपका एग्जिट, आपका एंट्री फंड कट गया।
₹2 आपका एंट्री फंड कट गया। एग्ज़िट फंड का मतलब, एग्ज़िट लोड का मतलब होता है कि सोचो आपके पास ₹100 थे जो आपको वापस मिलने हैं, है ना? आपने अपने यूनिट्स रिडीम करा दिए, रिडीम मतलब सरेंडर कर दिए, अपने यूनिट म्यूचुअल फंड को दे दिए, बोला मेरा पैसा दे दो। तो जब आपका पैसा बनता है, मान लो ₹100 बनता है, तो ₹100 में से मानो आपको ₹2.5 कम मिलेंगे, तो मानो कि आपको 97.5 मिलेंगे, ये एग्ज़िट लोड है। ऐसे ही समझाने के लिए मैंने फेक परसेंटेज ले लिया, 2%, 2.5%, कुछ भी हो सकती है, आधा परसेंट, 1%, 2%, कुछ भी रख सकती है कंपनी, है ना? एंट्री एग्ज़िट लोड, जितनी अंडर डेवलप्ड मार्केट्स होती हैं, उतने हाई होते हैं ये परसेंटेज। अब इंडिया की मार्केट क्योंकि डेवलप हो रही है, तो ये परसेंटेजेस ऑलमोस्ट डिसअपीयर होती जा रही हैं। एंट्री लोड का मतलब है इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं ओवर एनएवी जब वो म्यूचुअल फंड में एंट्री करता है। जैसे अगर आप एक यूनिट खरीदने गए हो, मानो वो यूनिट ₹12 का है, तो वो आपको ₹12.20 में मिलेगा। तो उसके ऊपर 20 पैसे एक्स्ट्रा इम्पोज किए जा रहे हैं। यानी आपके जब ₹100 आप लगाओगे तो पूरे यूनिट्स को खरीदने में नहीं लगेंगे, कुछ पैसा एक्सपेंसेस प्ले करने में लगेगा, एंट्री लोड पे करने में लगेगा, तो आपको यूनिट्स कंपैरेबली कम मिलेंगे। ऐसे भी सोच सकते हो कि आपको यूनिट महंगे पड़ रहे हैं, आपको यूनिट महंगे पड़ रहे हैं। एग्जिट लोड में जब आप बेचोगे तो आपके यूनिट सस्ते रिडीम हो रहे हैं, मतलब जितने में रिडीम हो रहे हैं उससे भी कम पैसा आपको मिल रहा है। ठीक है जी। लोअर देन एनएवी आपको रिडम्पशन वैल्यू मिल रही है। यानी अगर एनएवी ₹15 थी तो आपको हर एक यूनिट के ₹15 मिलने चाहिए, लेकिन ₹15 में से मान लो आपको ₹1 कम मिल रहा है, तो आपको ₹14 ही वापस मिल रहे हैं, क्योंकि ₹1 म्यूचुअल फंड हाउस आपका एग्जिट लोड में काट लेता है। ठीक है। एंट्री लोड कैसे देखी जाती है? जब आप खरीदने गए हो यूनिट, उस वक्त की क्या एनएवी है, प्लस एंट्री लोड ऐड करके इशू प्राइस पता लगता है कि म्यूचुअल फंड हाउस आपको इशू कितने में करेगा एक यूनिट। मान लो जब आप खरीदने गए थे ₹10 का यूनिट था और 2% का एंट्री लोड है, तो आपको 10.2 में इश्यू करेगा वो। यानी आपको एक यूनिट, भाई वैसे एक यूनिट ₹10 का, लेकिन आपको मिलेगा 10.20 पैसे का, ₹10.20 का। तो ₹10.20 माइनस ₹10 अपॉन ₹10, तो इससे आपकी एंट्री लोड की परसेंटेज का फॉर्मूला आ जाएगा कि 2% कैसे डिराइव हुआ। 10.2 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो इससे आपका 2% डिराइव हुआ। एग्जिट लोड का मतलब होता है कि जब आप अब वापस जा रहे हो, आपने अपने पैसे यूनिट्स के लिए वापस करा दिया, आपने कहा भैया मेरे यूनिट के पैसे वापस दे दो मुझे, ठीक है ना? आपने म्यूचुअल फंड को कहा ये लो मेरे यूनिट, मेरा पैसा वापस दो। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, जितनी एनएवी उस दिन की होती है, मान लो उस दिन की एनएवी थी ₹20, उसमें से 2% वो काट लेता है। तो वो आपको 19.6 रुपीज़ ही वापस देगा। हर एक यूनिट के आपको 19.6 वापस देगा, आपके 2% पैसे काट लेगा। तो आपको वापस कितना मिल रहा है? 19.6। आपको वापस कितना मिल रहा है? 19.6। समझ रहे हो आप मेरी बात? जबकि उस दिन मतलब एनएवी कितनी थी? 20, लेकिन आपको वापस कितना मिल रहा है? 19.6। तो आपका जो 40 पैसे बर्बाद हो रहे हैं, यानी 2% आपका एग्जिट लोड है। समझ आ गई आपको बात? ये फ़ॉर्मूला ज़रूर याद करके जाना। ये फ़ॉर्मूला देखो, की अपने दिमाग में ऐसे रखो कि एंट्री लोड का मतलब है जब हम खरीदने जा रहे होंगे तो हमें ऊपर से एक्सपेंस देना पड़ेगा, हमें चीज़ महंगी पड़ेगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो और बेचते हो ऐसा ही होता है। सोचो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, तो जब आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हो उस पर 2% की कमीशन लग जाती है, मान लो कमीशन एजेंट कमीशन ले लेते हैं, तो आपको वो 1.1.2 मतलब 0.2 करोड़ की पड़ती है। तो 1 करोड़ 2 लाख की प्रॉपर्टी पड़ती है, आपको महंगी पड़ती है। वैसे ही जब आप बेचने जाते हो, मानो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, तो आपकी अगर 2% कमीशन चली जाएगी तो आपको सिर्फ 98 लैक्स ही मिलेंगे। यानी आपकी 2 लाख की कमीशन चली जाएगी, आपके जेब में कम पैसे आएंगे। बेचते हुए कम पैसे आएंगे, खरीदते हुए ज़्यादा की पड़ेगी। यही एंट्री एग्जिट लोड है। ठीक है जी। अगला है म्यूचुअल फंड की फ़ी का स्ट्रक्चर। देखो फ़ी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमने म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दिया, वो हमारा पैसा सँभाल रहा है, मैनेज कर रहा है, लगा रहा है, अपनी सूझ-बूझ लगा रहा है, अपना एक्सपेंस लगा रहा है, अपने एनालिस्ट का स्टाफ लगा रहा है, अपनी ऑफ़िस को एक मैनेज कर रहा है, तो उसके भी तो खर्चे होंगे ना, तो हमसे पैसा लेगा। 2-3 तरीके की फ़ीस लेता है। पहली फ़ीस होती है जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंस। मैनेजमेंट एक्सपेंस का मतलब होता है वो कह रहा है भाई मैं अपना म्यूचुअल फंड हाउस चला रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, स्टाफ रख रहा हूँ, एनालिस्ट रख रहा हूँ, म्यूचुअल फंड मैनेजर रख रहा हूँ, एसेट खरीदने-बेचने का खर्चा कर रहा हूँ, अलग-अलग ब्रोकरेजेस के पास जा रहा हूँ, अपना ऑफ़िस चला रहा हूँ, इंटरनेट चला रहा हूँ, है ना? तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कर रहा हूँ, तो वो अपने पैसे खर्च लेगा। ये बहुत माइनर परसेंटेज होती है, आधा परसेंट, 1% ऐसे होता है, मैनेजमेंट एक्सपेंस। इंसेंटिव फीस का मतलब होता है कि वो कमाई पे चार्ज लेगा। वो कहेगा कि मैं जितना तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, तब मैं उस पे चार्ज लूँगा। यानी म्यूचुअल फंड हाउस को दिया जाता है जब परफॉर्मेंस इज़ बेटर देन सर्टेन सेटअप क्राइटेरिया। आपने जो क्राइटेरिया रखा था, जब उससे बेहतर परफॉर्म करेगा वो, तो जितना बेहतर परफॉर्म करा है उसके ऊपर इंसेंटिव फीस दी जाती है। जैसे एक हाई वाटर मार्क इंसेंटिव प्लान होता है। इस प्लान का मतलब क्या है? ध्यान से समझना। मानो
कि म्यूचुअल फंड ने कहा कि जब हम पिछली एनएवी से ऊपर की एनएवी लेकर आएँगे, तो जितनी एनएवी इंक्रीज़ होगी, ध्यान से सुनो, जितनी एनएवी इंक्रीज़ होगी उस पे 20% मैं कमीशन लूँगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, फंड मैनेजर कहता है मैं भी तो रिस्क ले रहा हूँ, मैं भी तो तुम्हारे लिए रिसर्च करा रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। जितना म्यूचुअल फंड, ध्यान से सुनो, जितनी म्यूचुअल फंड की वैल्यू ऊपर जाएगी, जितनी एनएवी ऊपर जाएगी उस पे 20% मैं कमीशन लूँगा। एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। बेटा देखो, ये वैसे ज़्यादा कांसेप्ट चलता है हेज फंड्स में, प्राइवेट इक्विटी वगैरह वाली की फील्ड में। यहाँ पे उतना नहीं चलता, बट हेज फंड्स में बहुत कॉमन कांसेप्ट है, इंसेंटिव फीस वगैरह का, है ना? बट समझना तो पड़ेगा हमें क्योंकि कभी एग्ज़ाम में आ सकता है। इंसेंटिव फीस, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि मानो कि जो हेज फंड हमें सँभाल रहा है, जो हमारा पैसा सँभाल रहा है फंड मैनेजर, वो कहता है कि भाई अगर एनएवी ऊपर चली गई, तो जितनी ऊपर जाएगी उसका 20% मैं लूँगा। अगर मानो ₹10 की एनएवी थी, अगर एनएवी ₹18 पहुँच गई, तो ये जो ₹8 बढ़े हैं, इस ₹8 का 20% मैं लूँगा, यानी ₹1.6 की कमीशन लूँगा मैं। ये एक तरीके की इंसेंटिव फीस है। और हाई वाटरमार्क इंसेंटिव प्लान क्या होता है? ये ऐसा होता है कि सोचो, 10 रुप इमेजिन करो, ₹10 का म्यूचुअल फंड ₹18 पे पहुँच गया, तो उन्होंने आपसे ₹8 की कमीशन ले ली, ₹8 का 20% कमीशन चार्ज कर लिया, ठीक है। अगले साल अगर ये फंड की वैल्यू नीचे चली गई, मानो, नुकसान भी तो हो सकता है, अब ये फंड 18 की जगह ₹16 का हो गया। इमेजिन करो कि ये फंड 18 की जगह ₹16 का हो गया। अगर ये फंड ₹18 की जगह ₹16 का हो गया, ₹2 कम हो गया बेटा, तो जो ये ₹16 पे आ गए वैल्यू, ये जो ₹16 की वैल्यू आ गई, अब वो क्या दोबारा कमीशन ले सकते हैं? द आंसर इज़ नो। अब वो कमीशन नहीं ले सकते क्योंकि अब तो वैल्यू कम हुई है। मानो अगले साल 16 से वैल्यू बढ़कर 20 पे पहुँच गई, ये अब मान लो 25 पे पहुँच गई। तो अब वो कमीशन किस पे चार्ज करे? क्या वो 16 और 25 के गैप को देखे कि इस साल इतनी ग्रोथ हुई है, इस पे कमीशन ले 20%? तो हाई वाटर मार्क कहता है ऐसा नहीं होगा। हाई वाटर मार्क कहता है कि आप 16 से 25 तक के बीच की कमीशन नहीं ले सकते अब। अब ये कमीशन आपकी नहीं है, क्यों? क्योंकि 18 तक की कमीशन तो आप पहले ही ले चुके थे। 18 से नीचे गया फिर वापस आया तो दोबारा-दोबारा कमीशन थोड़ी ना देते रहेंगे। अब हम 18 से ऊपर की कमीशन देंगे। यानी हम जो कमीशन देंगे वो 18 और 25 के बीच में देंगे। तो 18 और 25 के बीच में जो आपका प्रॉफिट आया है, उस पे 20% कमीशन दी जाएगी। इसे कहा जाता है हाई वाटरमार्क इंसेंटिव प्लान। हाई वाटरमार्क का मतलब क्या है? जैसे एक-एक समझाने की बात बता रहा हूँ। जैसे नदी के किनारे ना निशान लगे होते हैं। तो जब पानी आता है तो वो निशानों पे लगता है, नापा जाता है कि कितने ऊपर तक पानी आया। तो इसे ऐसे समझो कि जितनी ऊपर तक पानी आया, वहाँ तक का हमने उसे कमीशन दे दिया, वहाँ तक की इंसेंटिव फीस दे दी। अगली बार उससे ऊपर जब जाएगा, तो सिर्फ़ उससे ऊपर के डिस्टेंस के लिए कमीशन देनी है। अगर उससे नीचे चला गया, तो फिर पूरे पोर्शन की दोबारा कमीशन नहीं देनी। जहाँ तक का हाई वाटर मार्क बन गया है, अब सिर्फ़ उससे ऊपर की कमीशन देनी है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मानो पहले ₹10 का था म्यूचुअल फंड, या दू ₹10 का था हेज फंड का यूनिट, ठीक है ना? वैसे इतना सस्ता होता नहीं, बट सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए सोच लो कि ₹10 का था 1 यूनिट, अब वो 18 का हो गया, तो ₹8 पे कमीशन ले लिया आपने, यानी ₹8 का 20% आपने अपनी इंसेंटिव फीस ले ली। अब अगर ये मान लो कि यूनिट 18 से 16 हो गया, तो आपको कोई कमीशन थोड़ी ना मिलेगी इस साल, क्योंकि इस साल तो नुकसान हुआ है, कोई कमीशन नहीं मिलेगी। पर अगले साल अगर 16 से यूनिट 25 पे चला गया, तो इस पूरे की कमीशन आप डिज़र्व नहीं करते हो। अब आप कमीशन डिज़र्व करते हो सिर्फ़ 18 से ऊपर की, 18 से ऊपर की। ये कहता है हाई वाटर मार्क का प्रोविज़न। हाई वाटर मार्क मतलब जितना ऊपर तक आप आ चुके हो, आप उसके ऊपर की कमीशन ले सकते हो। नीचे से दोबारा ऊपर की कमीशन नहीं ले सकते। यानी इस ज़ोन की दोबारा कमीशन नहीं मिल सकती आपको, कि 16 से 18 वाली कमीशन दोबारा चार्ज कर लो, नहीं। क्योंकि 16 पे तो आपकी गलती से आया ना। आगे देखिए, अगला कांसेप्ट है डिविडेंड इक्वलाइज़ेशन मेथड, है ना? डिविडेंड इक्वलाइज़ेशन मेथड या इनकम इक्वलाइज़ेशन मेथड को ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसे रटना चाहते हैं। रटना नहीं है, समझना है, लॉजिक समझना है। इधर देखो। देखो, मैंने आपको एक बात बताई कि म्यूचुअल फंड हाउस, यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ मान लो। म्यूचुअल फंड की एनएवी थी ₹10, एग्ज़ाम्पल लो। हमने सब लोगों ने मिलके 5,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड को दे दिए। म्यूचुअल फंड ने ये पैसा मार्केट में लगा दिया। अब मार्केट में लगा दिया, मान लो बॉन्ड्स में लगा दिया, तो बॉन्ड से उसे इनकम तो हर हर दिन मिलती, अक्रू होती, मतलब बेसिकली चाहे मिले या ना मिले, बट इनकम अक्रू तो होती जाएगी, ड्यू तो होती जाएगी एक तरीके से, है ना? अब हुआ ये कि 4 महीने बाद, 4 महीने बीते हैं, एग्ज़ाम्पल ले लो कि कोई नया बंदा पैसा लगाने आ रहा है, कोई नया बंदा पैसा लगाने आ रहा है।
तो एक बात बताइए, अभी तक हमने डिविडेंड नहीं बाँटा, लेकिन जब हम 1 साल बाद डिविडेंड बाँटेंगे, जब 1 साल पूरा हो जाएगा, जब 12 महीने पूरे हो जाएंगे, हम म्यूचुअल फंड डिविडेंड बाँटेगा। तो जो भी लोग यहाँ पे यूनिट होल्डर होंगे, सबको 12 महीने का डिविडेंड मिल जाएगा। 12 महीने बाद जो लोग यूनिट होल्डर होंगे, उन सबको पूरे-पूरे 12 महीने का डिविडेंड मिलेगा। हाँ या ना? ठीक बात है। पर जो इन्वेस्टर ए थे, जिन्होंने शुरू में पैसा लगाया, उनका पैसा तो पूरे 12 महीने इन्वेस्टेड था, इसलिए उन्हें 12 महीने का डिविडेंड मिलना चाहिए। लेकिन जो इन्वेस्टर आया ही 4 महीने बाद, इमेजिन कर लो आप आ ही 4 महीने बाद रहे हो, ठीक है? मेरे ना 2 एग्ज़ाम्पल हैं, एक 4 महीने बाद, अच्छा 4 महीने बाद रिडीम कर रहे हो आप, तो इसकी बात हो रही है। चलो पहले 4 महीने बाद रिडीम करवा देता हूँ। वही एग्ज़ाम्पल सिमेट्रिकल लेता हूँ, वरना आपको उल्टा समझ आएगा। मानो आप 4 महीने बाद रिडीम करा रहे हो अपनी यूनिट। इमेजिन कर लो कि आप 4 महीने बाद अपने रिडीम यूनिट करा रहे हो। तो आप अब 12 महीने तक रुक ही नहीं रहे। आप 12 महीने के अंत में अपने यूनिट्स पे डिविडेंड लेने के लिए रुक ही नहीं रहे। अब आप कहोगे जब मैं जा रहा हूँ, तो मुझे 4 महीने का डिविडेंड जो अक्रू हुआ है, जो प्रोपोर्शनेट डिविडेंड है, वो तो मुझे दो। क्या आप सिर्फ़ उस दिन की एनएवी लेके चले जाओगे, या उसके साथ-साथ 4 महीने के लिए जो डिविडेंड बनता है, जो कैलकुलेट करके प्रोपोर्शनेट डिविडेंड बनता है, वो भी माँगोगे? सोच कर बताना आप मुझे, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। आपको ये जो 4 महीने का डिविडेंड प्रोपोर्शनेटली मिलना चाहिए, आप इसे भी डिमांड करोगे या चुपचाप घर चले जाओगे? सोच कर बोलो। बेटा बिल्कुल डिमांड करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे? हम ये कहेंगे क्योंकि हमारा पैसा 4 महीने यूज़ हुआ है म्यूचुअल फंड में। अब जब इन्वेस्टमेंट्स हुई, उस इन्वेस्टमेंट की जो अर्निंग आ रही है, चाहे वो रिसीव नहीं हुई अभी तक, म्यूचुअल फंड को भी रिसीव नहीं हुई, म्यूचुअल फंड को भी मान लो 1 साल बाद रिसीव होगी, लेकिन रिसीव तो होगी ना, रिसीव तो होगी, कैलकुलेट तो हो सकती है। तो 4 महीने की प्रोपोर्शनेट इनकम कैलकुलेट करो। उस प्रोपोर्शनेट इनकम में से कितना हिस्सा इन यूनिट्स का है जो जा रहे हैं, उन पे कैलकुलेट करो और वो भी उनको दो। यानी जब आप जाओगे, मान लो उस दिन की जो एनएवी होगी, आपको उसमें से एग्जिट लोड माइनस हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट लोड माइनस होगा, प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन जो थी आपकी, वो ऐड हो जाएगी। डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड क्यों हो जाएगी? सोच के बोलो। क्योंकि जब आप जा रहे हो, तो आपको इस 4 महीने की डिविडेंड जो बनती है, वो भी मिल जाएगी। यानी जो इस 4 महीने का डिविडेंड आपका बनता है प्रोपोर्शनेट, वो भी आपको मिलेगा। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज़ डिविडेंड इक्वलाइजेशन। क्या ये एग्ज़ाम्पल कुछ हद तक समझ आया? यानी अगर आप 12 महीने के अंत तक रुक ही नहीं रहे, बीच में चले जाते हो, तो आपको इस प्रोपोर्शनेट पीरियड का डिविडेंड फिर भी मिल जाता है। दैट इज़ डिविडेंड इक्वलाइजेशन। और ये क्या होगा? पूरी कंपनी की, पूरी म्यूचुअल फंड का जो टोटल अर्निंग होगी, उसमें से इतना डिविडेंड जो आपको पे हुआ है 4 महीने का डिविडेंड, आपके यूनिट्स का 4 महीने का डिविडेंड, टोटल नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर कंपनी के पास 10 लाख यूनिट थे, 10 लाख यूनिट में से आपके पास 1 लाख यूनिट थे, तो 1 लाख यूनिट का 4 महीने का जो डिविडेंड बनता होगा, वो आपको मिल जाएगा। और वो डिविडेंड इस कंपनी की टोटल अर्निंग में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको पे कर देंगे, तो उतना माइनस हो जाएगा। ठीक है? अब ऐसे ही एक और एग्ज़ाम्पल लो कि एक और यूनिट होल्डर 7 महीने बाद कहता है कि मुझे इस कंपनी के यूनिट चाहिए, मुझे इस म्यूचुअल फंड के यूनिट चाहिए। एक नया इन्वेस्टर आ रहा है 7 महीने बाद। अब एक बात बताओ, जब वो आज 7 महीने बाद रहा है, लेकिन जैसे ही 12 महीने खत्म होंगे, अब वो भी यहाँ लाइन में लगा होगा, उसे भी डिविडेंड पूरा मिलेगा। डिविडेंड तो उसे भी 12 महीने का पूरा मिलेगा। तो आपको नहीं लगता बाकियों के साथ अनफेयर हो जाएगा? बाकियों के साथ अनफेयर कैसे हो जाएगा? क्योंकि एक बंदा जो 7 महीने बाद इन्वेस्टमेंट करने आया है, मिस्टर एक्स 7 महीने बाद इन्वेस्ट करने आए हैं। तो जब वो 7 महीने बाद इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन 12 महीने बाद, उस आज से 5 महीने बाद, यानी आज से 5 महीने बाद उन्हें पूरे साल का डिविडेंड मिल जाएगा, तो ये तो गलत है। तो उनसे कहा जाता है कि भाई क्योंकि तुम्हें बाद में डिविडेंड पूरा मिलेगा, इसलिए तुम जो 7 महीने का डिविडेंड बनता है वो लेकर आओ। यानी जब तुम पैसे घर से लेकर आओगे, तो उस दिन का एनएवी प्लस एंट्री लोड भी लेकर आओ, अगर एंट्री लोड लगता है, प्लस जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन है वो भी लेकर आओ। जो 7 महीने का डिविडेंड बनेगा, वो भी जाओ अपने घर से लेकर आओ। जब आप आओगे तो ये पैसा लेकर आना पर यूनिट आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, तब आपको यूनिट मिलेगा। यूनिट की एनएवी भी दो, प्लस एंट्री लोड भी दो, प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन का पैसा भी दो। 7 महीने का जो डिविडेंड बनता होगा आपके यूनिट्स पे, वो भी आपको अभी देना पड़ेगा, और फिर वो इस म्यूचुअल फंड के टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा। क्योंकि देखो, आपसे ले लेंगे 7 महीने का डिविडेंड, और एंड में आपको 12 महीने का डिविडेंड दे देंगे, तो एक तरीके से वो 7 महीने और वो 7 महीने का डिविडेंड आपस में कट जाएगा, क्योंकि आपने पे किया, बाद में आपको मिल गया। ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, इसलिए ऐसा करते हैं। तो देखिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन क्या है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए यही 2 एग्ज़ाम्पल मैंने इधर लिखे हैं। आइए इन्हें समझते हैं। सुनो, अगर एक इन्वेस्टर 7 महीने बाद इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे क्या रिसीव करेगी? उस दिन का 7वें महीने के अंत में जो एनएवी है वो आपसे लेगी। फिर एंट्री लोड आपसे लेगी,
प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन अब तक के लिए जो बनता होगा, जो उस दिन तक का जो डिविडेंड बनता होगा 7 महीने का, वो कंपनी आपसे ले लेगी और इतने में आपको 1 यूनिट इश्यू करेगी। तो यानी इतना पैसा म्यूचुअल फंड हाउस आपसे चार्ज करेगा 1 यूनिट के बदले में। कांसेप्ट समझ आया? देखो कई बच्चे ना इसे रटने की कोशिश करते हैं। इसे रटने की ज़रूरत ही नहीं है, कांसेप्ट बहुत आसान है। अगर आप कांसेप्ट पढ़ लोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। अब बात होती है जो आउटगोइंग इन्वेस्टर है, अगर एक इन्वेस्टर 4 महीने बाद बाहर जा रहा है, तो उस दिन 4 महीने के अंत पे जो एनएवी होगी वो उसे मिलेगी। फिर उसमें से एग्जिट लोड माइनस हो जाएगा क्योंकि उसको कम पैसे देने हैं, कंपनी उससे पैसे चार्ज करेगी कुछ। प्लस जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन होगा 4 महीने का, वो भी उसे दे दिया जाएगा। यानी उन 4 महीने जब तक उसका पैसा कंपनी में इन्वेस्टेड था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड था, 4 महीने में जो डिविडेंड अक्रू होता है, ओरिजिनेट हो सकता था, वो कैलकुलेट करके 4 महीने का प्रोपोर्शनल डिविडेंड उसे दे दिया जाएगा। तो ये अमाउंट पेड होगा जब आप जा रहे होगे 4 महीने बाद। यानी अगर आप 4 महीने बाद म्यूचुअल फंड हाउस से जा रहे हो, तो आपको इतना पैसा मिलेगा और अगर आप 7 महीने बाद म्यूचुअल फंड में आ रहे हो, तो आपको इतना पैसा म्यूचुअल फंड हाउस में लाना पड़ेगा। ठीक है जी? यही बात इधर समझाई गई है डिटेल में कि म्यूचुअल फंड की अर्निंग्स कैसे देखी जाती हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, यही बात इधर मैंने की है। इसे आप पढ़ लेंगे, मेरे हिसाब से आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। ठीक है जी? ये पूरे सेंटेंसेस लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि ना हमने जब पोर्टफोलियो में पैसा लगाया, तो हमने किसी टारगेट के साथ लगाया। मान लो कि हम सब लोगों ने पैसा दिया था और म्यूचुअल फंड हाउस को कहा था कि 50-50% इक्विटी, 50% डेट में पैसा रखना है। मतलब हमारा पैसा इक्विटी में और डेट में 50-50% रखना है, ठीक है जी? और हर 6 महीने पे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस, इसका मतलब क्या है कि 6 महीने, यानी हमने सोचो 100 करोड़ रुपए दिए सबने मिलके और 100 करोड़ रुपए में से 50 करोड़ इक्विटी में लग गए, 50 करोड़ डेट में लग गए। इमेजिन कर लो 50 करोड़ इक्विटी में, 50 करोड़ डेट में, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड की स्कीम ही बैलेंस स्कीम थी। बैलेंस का मतलब था आधा ही पैसा इक्विटी में लगेगा, आधा डेट में लगेगा, ठीक है? तो आधा पैसा इक्विटी में लग गया, आधा पैसा डेट में लग गया। ऑलराइट? यस, ऑलराइट टिल नाउ। अब ये जो 50 करोड़ आपने इक्विटी में लगा दिए, इस 50 करोड़ की वैल्यू धीरे-धीरे करके बढ़ गई, 51 करोड़ हो गई। अब मान लो मार्केट में इक्विटी बढ़ गई, इक्विटी को रोक कौन सकता है? इक्विटी की मार्केट वैल्यू बढ़ गई। जो 50 करोड़ लगाए थे वो 51 करोड़ हो गए। जो 50 करोड़ आपने मार्केट में लगाए थे वो बढ़ते-बढ़ते 51 करोड़ हो गए, ठीक है? और जो डेट में आपने पैसे लगाए थे, वो 50 करोड़ के 50 करोड़ ही हैं। तो अब आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? इमेजिन करो, अब आपकी टोटल वैल्यू हो गई 51 + 50 यानी 101 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया। 6 महीने के अंत में आपका पोर्टफोलियो 101 करोड़ का है। लेकिन आपके इन्वेस्टर्स ने आपको कहा था कि आपका पैसा 50% डेट में, 50% इक्विटी में होना चाहिए। तो अब आपको याद आएगा कि अरे! ये तो गलत हो गई, ये रेशियो बिगड़ गई। रेशियो 51:50 हो गई, है ना? तो आप ऐसे में क्या करोगे? आप इस रेशियो को 50-50% पे फिर से लगाओगे। 50-50% में लाने का मतलब इसे 50.5 करोड़ और इसे भी 50.5 करोड़ पे ले आओगे। यानी आप अपने फंड को 50.5 करोड़, 50.5 करोड़ पे ले आओगे। आप अपने टोटल पैसे को 50.5 करोड़, 50.5 करोड़ में बाँट दोगे आधा-आधा। समझ गए? यानी आप अपने फंड को 50.5 करोड़, 50.5 करोड़ में बाँट दोगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी इक्विटी को 50.5 पे लाना है और आपको अपनी डेट को भी 50.5 पे लाना है। तो क्या करोगे? इक्विटी आधा करोड़ की बेच दो प्रोपोर्शनेट और डेट आधा करोड़ की खरीद लो। यानी आप इक्विटी में से 0.5 करोड़ की इक्विटी बेच दो और जो पैसा आएगा उससे 0.5 करोड़ की डेट को खरीद लो। तो अब आपका पोर्टफोलियो फिर से बैलेंस हो गया, रीबैलेंस हो गया। यानी अब आपका पोर्टफोलियो फिर से 50-50% पे आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुनो, एक बार और सुनो। आपने जब हम सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, तो म्यूचुअल फंड को आग्रह किया था, हमारा एग्रीमेंट था उनके साथ कि म्यूचुअल फंड हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, 50% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में, 50% इन्वेस्टमेंट डेट में। अब हमने जो 100 करोड़ दिए थे, वो 100 करोड़ म्यूचुअल फंड हाउस ने लगा दिए, 50-50 करोड़ करके दोनों पोर्ट, आधा इक्विटी में लगा दिया, आधा डेट में लगा दिया। लेकिन इक्विटी की वैल्यू बढ़ गई। इक्विटी की वैल्यू 50 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते 51 करोड़ हो गई। इक्विटी की वैल्यू बढ़ते-बढ़ते 51 करोड़ हो गई। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? अब अगर इक्विटी की वैल्यू बढ़ते-बढ़ते 51 करोड़ हो गई, तो ये जो 51 करोड़ की वैल्यू है, यानी 50 करोड़ की वैल्यू जो 51 करोड़ हो गई, तो हमारा टोटल पोर्टफोलियो 101 करोड़ का हो गया। 101 101 को 50-50% में बाँटना है, यानी 50.5 50.5 करना है, यानी ये टारगेट है हमारा। तो हम 1 करोड़ की इक्विटी में से 0.5 करोड़ की इक्विटी को सेल कर देंगे और 0.5 करोड़ की डेट को बाय कर लेंगे, ताकि हमारा पोर्टफोलियो फिर से बैलेंस्ड हो जाए, फिर से 50-50% पे आ जाए। इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई है मैंने क्या कहा। यानी हम
सेम वापस वही रेशियो लाना चाहते हैं जो रेशियो हमारी शुरू में डिसाइड हो रखी थी। दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। इसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। इसे बहुत डिटेल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ाया है। मैं फिर से आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिवाइज करने के बाद इसे रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे कंसेप्ट उसके साथ ओवरलैप करते हैं। ठीक है ना? आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा आपको कैसा लग रहा है ये चैप्टर का रिवीजन, और चैप्टर चाहिए आपको, कौन कौन से चैप्टर्स की और रिवीजन चाहिए उनका भी नाम लिख भेजो। ऑलराइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ अगली ही वीडियो में किसी ऐसे ही किसी और चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चा, टेक केयर, बाय बाय।